हम ये पढ़ चुके थे कि सेस सर्किट होता है किस तरीके का है, कितने तरीके का सेस होते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सॉरी, टैक्स कितने तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इस डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बाद फिर हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि डायरेक्ट टैक्स के ऊपर लगता है और पर्सन के ऊपर वो कौन सा टैक्स होता है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर लगता है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या लगा करता था जीएसटी से पहले, तो ये लगा करते थे। क्यों लगते थे, एक्साइज ड्यूटी क्यों लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। ठीक है ना, ट्रेडिंग करते हो तो वेट लगेगा विद इन स्टेट, अगर आउटसाइड स्टेट बेचोगे तो सीएसटी लगेगा, और बाकी इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी। सर्विस बेचोगे तो सर्विस टैक्स लगेगा। इसके बाद इन सबको हटा करके क्या लगे, जीएसटी। जीएसटी अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो अगर आपको आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए ऊपर है, ऊपर नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, आप कहलाओगे अनरजिस्टर्ड डीलर। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर है पूरे साल भर में, कुछ स्टेट में 10 लाख रुपए की लिमिट है वो, तो वहां पे लिमिट हो जाएगी आपकी 20 लाख रुपए की। जहां पे आपकी टर्नओवर आपकी अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी एक स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम। आप वो ले सकते हो अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है और आप सर्विस बेचते हो, आप अगर ट्रेडर हो, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और या सर्विस बेचते हो, रेस्टोरेंट सर्विसेज का बिजनेस करते हो, तो वो स्कीम दे सकते हो। कितने, क्या स्कीम में क्या है कि उसके तहत आपको लोगों से टैक्स चार्ज नहीं करना, अपनी सेल का 1%, ट्रेडर हो तो 1% गवर्नमेंट को पे करना है, और मैन्युफैक्चर हो तो 1%, और सर्विस अगर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो 5%। तो वो उसकी लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से नीचे अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको कंपोजिशन, आप कंपोजिट डीलर कहलाओगे। उसके बाद मैंने बताया था आपकी आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चल जाएगी, तो आपको रेगुलर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये कंपोजिशन स्कीम जो है मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, कि आप लेना चाहते हो तो ले, नहीं लेना चाहते हो नहीं मत लो। आप मान लीजिए अनरजिस्टर्ड, आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से नीचे है, तब भी आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, ले सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है ना, ये आपको ऑप्शनल है, बाकी रेगुलर वाली तो मैंडेटरी है। अगर आपकी 1.5 करोड़ से ऊपर चली जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 20 लाख से ऊपर चली जाएगी तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। फिर मैंने आईटीसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि आईटीसी क्या होता है कि आप परचेज करते हो, जैसे आपने 1 लाख का सामान खरीदा, 5,000 का उसमें टैक्स दे दिया, तो 1,05,000 रुपए आपने पार्टी को दे दिया, तो उसने 1 लाख रुपए अपनी जेब में रखे, 5,000 रुपए उसे गवर्नमेंट को जमा कर दिया। इसका मतलब है आपने जो 1 लाख का सामान खरीदा था, उसके ऊपर 5,000 टैक्स आपने जमा कर दिया। फिर उसके बाद वो जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, आपका खर्चा, क्योंकि 1 लाख रुपए, ये 5,000 का खर्चा नहीं मानेंगे हम, क्योंकि जो टैक्स होता है वो आगे हम शिफ्ट कर देते हैं, हम बर्डन शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो बंदा हम सामने वाला ले देगा, तो इसलिए वो खर्चा नहीं है। हमारा खर्चा कितना है, 1 लाख का। तो हमने 1 लाख रुपए में अपना मुनाफा जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ा, 50,000 रुपए, हमने उसकी कीमत करी 1,50,000। पार्टी से हमने भी चार्ज करे 5%, 7,500 रुपए, जिसमें हमारे 5,000 रुपए रिकवर हो गए हमारे को। फिर हमने लोगों ने क्या करा, उससे सामान बेच दिया 1,57,000 का। सेम चीज 1,50,000 मेरे पे, 7,500 मुझे गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। लेकिन पहले जो टैक्स मैंने गवर्नमेंट को जमा करा था इस प्रोडक्ट पे, उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो उससे माइनस करेंगे 7,500 रुपए से 5,000 रुपए, आउटपुट माइनस इनपुट, तो जो टैक्स हमें बचेगा वो हमारा पेबल आएगा, उसे मैं गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा। ये हमारा इनपुट स्टेटस था। फिर हम लोगों ने देखा था कि जीएसटी के रेट्स क्या है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। मतलब गवर्नमेंट ने रेट अवेलेबल कर रखे हैं नेट में कि किसी भी प्रोडक्ट पे कौन सा 5% कौन से प्रोडक्ट पे लगेगा, 12%। वो कैसे पता चलेगा, उसका एचएसएन नंबर देख लो, उसके एचएसएन नंबर से पता चल जाएगा। एचएसएन नंबर क्या है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या है कि आपके गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने मतलब सभी जगहों पे एक रेट अवेलेबल कर रखे हैं कि भैया अगर आपको जानना है कि किस प्रोडक्ट पे कौन सा रेट लगेगा, तो हमने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, सबके अलग अलग यूनिक नंबर दे दिए हैं, दैट इज एचएसएन नंबर। अगर उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। सर्विसेज का भी सेम केस है, सर्विसेज के लिए आपको नंबर पता करना पड़ेगा, एसएससी नंबर। फिर मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया था, उस असाइनमेंट के हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे कि 3 क्वेश्चन कर चुके थे बल्कि। आर कंपनी जीएसटी नंबर इज दिस। फर्स्ट May 2020 कंपनी परचेज 100 शर्ट्स दिस अमाउंट पे 5% जीएसटी पे एसके एंटरप्राइजेज, जो उत्तराखंड का डीलर है, जिसका जीएसटी नंबर ये है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने कंपनी ने सेल करा था 100 प्रोडक्ट, 100 शर्टें बेची थी, 1500 रुपए की है, तो 1.5 लाख का सामान बेचे, 5% का जीएसटी। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे, परचेज और सेल। मतलब पूरे महीने भर में हम यही काम करेंगे, परचेज करेंगे तो कैसे करेंगे, सेल करेंगे तो कैसे करेंगे, वो हम लोगों ने सीख लिया था। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने कैसे एंट्री पास करी थी। हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने पहले F11 दबाया था और स्टैच्यूट टैक्सेशन में गए थे। यहाँ पे जाकर के हमने जीएसटी वाला ऑप्शन यस करा था, फिर उसके बाद ये जीएसटी की डिटेल को ऑप्शन करके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिट करी थी। अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर हमने यहाँ डाल दिया था, इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। इसके बाद इसे मैंने एक्सेप्ट करा दिया था। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर मैंने एंट्री करी थी, परचेज वाउचर में पहले करी थी F9 दबा करके। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा,
ठीक है, अब फिर से देख लो, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, फिर से देखो कैसे होगा कि मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने F11 दबा करके फीचर इनेबल करा था, F11 दबा करके ये स्टैच्यू टैक्सेशन में गया था और यहाँ पे ये फीचर इनेबल करा था मैंने। ठीक है, इसमें यहाँ पे यस करा था, इस पे यस कर करके मैंने सारी डिटेल डाली थी, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया था। इसके बाद मैंने एंट्री डाली थी, एंट्रीज कौन कौन सी डाली थी, परचेज और सेल की। कैसे डाली थी डिस्प्ले में दिखाया था। परचेज वाउचर में एंट्री करी थी एसके एंटरप्राइज के नाम से कि भाई ये एंट्री मैंने करी है, एसके एंटरप्राइज से मैंने सामान खरीदा था, तो एसके एंटरप्राइज की एंट्री कर दी मैंने, दिस परचेज कर करके सीजीएसटी एसजीएसटी अपना आप चार्ज कर दिया था, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी ये मैं चार्ज कर चुका था। इसी तरीके से मैंने सेल्स की एंट्री भी डाल दी थी, इनपुट आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के नाम से, ये वाली सिंपल एंट्री डाल दी थी। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि ऑन 31 मई 2020 पास टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं ये बोल रहा था तुम्हारे को कि भाई परचेज करा तो एक एंट्री पास करी, सेल करी तो ये एंट्री पास करी। अब जब मैं सामान जब मैं टैक्स मतलब ये जो माइनस करने की होगी 7,000 में से, जो मुझे जब मुझे महीने में टैक्स जमा करना होगा, पूरे महीने में मैं ये तो करूंगा, परचेज करूंगा, सेल करूंगा, तो जो मेरा सेल पे आउटपुट आएगा उसे मैं अपने इनपुट पे से माइनस में करूंगा। तो वो जो इनपुट और आउटपुट को माइनस करने के लिए एक एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी, तो उस एंट्री को कैसे पास किया जाता है वो हम सीखेंगे। पहले उसकी एंट्री को हम सीख लेते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। ठीक है ना, अगर मुझे देखना है मेरे पूरे महीने भर में सिर्फ 2 ये ट्रांजेक्शन करी है, ये एक सेल ही हुई है और एक ही परचेज हुई है। अगर मुझे ये देखना है मेरे पास टोटल आउटपुट, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटपुट लायबिलिटी जब मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा लायबिलिटी, मेरे पास जिम्मेदारी कितनी है गवर्नमेंट को टैक्स जमा की। परचेज करते हुए जो मैंने टैक्स दिया था वो इनपुट है, तो कितना मैं टैक्स ऑलरेडी जमा कर चुका हूँ, इनकी मुझे डिटेल देखनी है। तो मुझे कहाँ से देखना होगा, जीएसटीआर 1 जो जीएसटीआर 2 मैंने आपको बताया भी था कि आपको महीने के नेक्स्ट मंथ में आपको पिछले महीने की रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने का मतलब है गवर्नमेंट को ये बताना है कि आपने कितनी परचेज और कितनी सेल करी है। ठीक है, तो उसे हम कैसे खोलेंगे, अब देखो कैसे करेंगे, एक मिनट रुको जरा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एंट्री पास करेंगे। पहले मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। अगर आपको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 देखनी है वो कैसे होती है, वो देखो आपको एंट्री पास करनी है, रिटर्न अपने आप तैयार हो जाएगी। यही फायदा हमारा क्या है, इसका फायदा है, इसका ये हमारा फायदा किसका है, हमारा टैली का फायदा है कि वो अपने आप से जनरेट कर देता है हमारी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2। कैसे, डिस्प्ले पे जाओगे आप डिस्प्ले पे जाओगे, डिस्प्ले पे जाने के बाद आप जाओगे स्टैच्यू रिपोर्ट्स पे, आपके पास यहाँ दिख जाएगी जीएसटी है, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 जीएसटीआर 3। अभी 3B नहीं है, 3B है और 3 नहीं है इसलिए। तो जीएसटीआर 1 में क्या दिखेगा, जीएसटीआर 1 में डिटेल दिखती है आउटवर्ड सप्लाई की। आप जीएसटीआर 1 में डिटेल किसकी बताओगे, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, जितनी भी आपने सेल करी है उसकी जो डिटेल आप भर के भेजोगे वो किसमें भेजोगे, जीएसटीआर 1 में। और जीएसटीआर 2 में किसकी भेजोगे, जो भी आपकी परचेज की डिटेल है। 3B में किसकी भेजोगे, कंबाइंड। तो जीएसटीआर 1 में आप सेल की डिटेल भेजोगे, आपको भेजने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे एंटर करना है और वो अपने आप फीड होकर आ जाएगी। देखो ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 अप्रैल तक की डिटेल दिखा रहा है, और मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक कोई एंट्री ही नहीं की है, इस वजह से वो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहा है। आपको क्या करना है, पहले तो टाइम पीरियड चेंज करना है, क्योंकि मुझे 31 मई तक की रिटर्न फाइल करनी है, 1 मई से 31 मई तक होगा। तो यहाँ पे देख लिया, अभी से हम स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी की इसके बारे में क्या है। पहले अब जब इसे खोलोगे तो इसमें दिखाएगा रिटर्न समरी। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वाउचर फॉर द पीरियड, मतलब इस पीरियड में 1 मई से लेकर के 31 मई तक आपने टोटल एंट्री जो कर रखी है वो 2 कर रखी है। 2 ही तो हमने करी है, परचेज में, सेल में। उसके बाद इंक्लूडेड इन रिटर्न्स मतलब क्या है, देखो ये जीएसटीआर 1 है, हो सकता है आपने इस पीरियड में 50 एंट्री कर रखी है, लेकिन आपने सेल्स वाउचर में जो एंट्री कर रखी है वो 2 ही एंट्री कर रखी है। तो इसका मतलब है इस रिटर्न में तो सिर्फ 2 एंट्री आएगी ना वाली। तो इसने बोला कि आपने इस पीरियड में 2 एंट्री कर रखी है, लेकिन इंक्लूड उसने सिर्फ एक ही एंट्री करी है, वो भी कौन सी वाली करी होगी, सेल वाली। वो भी मैं भी दिखाऊंगा कैसे होती है, ठीक है, सेल वाली। फिर बोल रहा है इंक्लूड इन एचएसएन नंबर और समरी। अगर मैंने उस एचएसएन नंबर उसका एचएसएन नंबर नहीं डाला होता तो वो दिखाता है इनकम्प्लीट में। यहाँ पर अगर मैंने उस पार्ट जब वो एंट्री करी थी, शर्ट मैंने बनाया था और उसमें मैंने एचएसएन नंबर नहीं बताया होता ना, तो वो यहाँ पे दिखाता है इनकम्प्लीट एचएसएन नंबर। मैंने इंक्लूड में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसका एचएसएन नंबर डाला था।
इसके बाद यहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा वो वाली एंट्री जो एंट्री इस बुक से रिलेटेड नहीं है। मतलब सेल वाउचर में, मतलब सेल वाउचर में तो क्योंकि इस वाली रिटर्न में सिर्फ सेल वाउचर में जो एंट्री करी हो तो वही आएंगी, क्योंकि सेल GST 1 में सेल्स की डिटेल ही जाती है। तो इन नॉन रिलेवेंट में कौन सी होगी, बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो नॉन रिलेवेंट होंगी। नॉन रिलेवेंट में इस वाले केस में कौन सी होगी, परचेज वाली एंट्री, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है ही नहीं। तो पेमेंट वाउचर में करो, जनरल वाउचर में करो, पेमेंट रिसीव वाउचर में करो, परचेज वाउचर में करो, जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे नॉन रिलेवेंट में दिखाएंगी। यहाँ पे कौन सी दिखाएगी इंक्लूड में, जो सेल वाउचर में एंट्री कर रखी होगी, जो सेल से रिलेटेड होगी वही एंट्री यहाँ पे दिखाएगी। ये वाली एंट्री क्या है, हो सकता है आपकी 10 एंट्री आपने सेल वाउचर में करी है, लेकिन उसमें से 9 ही दिखा रही हो यहाँ पर और 1 यहाँ दिखा रही हो। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपने जो वो एंट्री करी थी उसमें कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई। मान लीजिए आपने पार्टी का GST नंबर बताना भूल गए और आपने गलती कर दी, तो वो बोलेगा इनकम्प्लीट है। वो एंट्री इंक्लूड तो होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें इनकम्प्लीट है। जब तक वो कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, टैली इतना समझदार है, वो अपने आप बोल देगा कि आपने कुछ चीज छोड़ दी है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस वाले पार्ट पे, जैसे आप ऐसे एंटर मारोगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन भी बता देगा कि आपने क्या छोड़ दिया उसमें, आप उसे फीड करो वो इंक्लूड कर देगा। तो इसलिए क्योंकि रिटर्न का एक भी कॉलम अगर खाली छूट गया तो वो आगे फिलअप नहीं हो सकता, इसीलिए। ठीक है ना। अगर मैं इसका स्टैटिक रिपोर्ट दिखाऊं तो आप इस पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो रखी है, 2। देखो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हो रखी है 2, एक हुई है परचेज में और एक हुई है सेल्स में। तो परचेज वाली तो उसने क्या कर दी, एक्सक्लूड कर दी, क्योंकि उससे रिलेटेड इससे रिलेटेड है ही नहीं। और पर सेल वाली एंट्री उसने क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। यहाँ पे भी देख सकते हो। तो कभी आपको चेक करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्स में जो भी एंट्री हो रखी है वो सारी इंक्लूडेड होने की है। अगर कोई इंक्लूडेड नहीं है तो उसे ठीक करो और उसे इंक्लूड करवाओ, क्योंकि जो एंट्री इंक्लूडेड में होगी उन्हीं का असर नीचे भी दिखेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपको टोटल CGST कितना देना है, 3750। टोटल SGST कितना पे करना है गवर्नमेंट को, 3750। टोटल टैक्स कितना जमा करना है, 7500 रुपए। अब ये क्या है कि देखो ये इसमें 9 कॉलम 9 लाइन्स है। जितनी भी आप सेल करोगे, आप गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा जब भी तुम सेल करोगे ना करते रहो, जब मुझे डिटेल भेजने की बारी आएगी तो आप डिटेल मुझे SMS भेज देना कि मैंने टोटल डिटेल बता दी कि भैया इसको बेचा। उन्होंने कहा मुझे अलग अलग डिटेल बना के भेजना, मतलब B2B अलग बना के देना, B2C अलग बना के देना, B2C स्मॉल अलग बना के देना, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में जितनी एंट्री करी है उनकी डिटेल अलग बना के भेजना। तो जितनी भी आपने सेल से रिलेटेड एंट्री करी है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड कर करके आप मुझे अलग से भेजना। कितना हेक्टिक वर्क है। अगर ये काम अगर हम टैली में ऑपरेट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल की एक फाइल होती है जो GST के पोर्टल से डाउनलोड की जाती है, और उसमें आपको ना जो आपने एंट्रीज करी है, आपने 100 एंट्री करी है मान लीजिए पूरे महीने भर में, तो आप उसमें से छाटते हो B2B वाली कौन सी है, B2C लार्ज कौन सी है, B2C स्मॉल कौन सी है, और उन्हें उस पर फीड करते हो, उसके बाद भेजते हो। अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप से उसे अलग अलग कर देगा। क्वेश्चन ये आता है सर ये B2B है क्या, B2C स्मॉल है क्या, ये बताते हैं पहले। एक मिनट वेट करो। ठीक है, तो हम बताएंगे कि B2B स्मॉल और B2C लार्ज क्या है, B2B क्या होता है। देखो B2B क्या है, B2B ट्रांजेक्शन वाली मतलब वो सेल जो आपने किसी को करी है और वो आगे उसे बेचेगा, मतलब उसके पास GST नंबर है। अगर आपने किसी रेगुलर किसी भी डीलर को सामान बेचा है तो वो आपकी B2B में जाएगी। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपने बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन करी है तो वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देगी। मतलब अगर आपने किसी को सामान बेचा और वो आगे सामान बेचेगा तो वो वाली ट्रांजेक्शन आपकी कहाँ होगी, B2B में आ जाएगी। B2C लार्ज में क्या आएगी और B2C स्मॉल क्या होगी। B2C मतलब क्या हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। आप किसी भी आइटम को बेचते हो किसी ऐसे इंसान को जो उसे इस्तेमाल करेगा, जो उसे कंज्यूम करेगा। अगर कंज्यूमर को आपने क्या बेचा है, आइटम बेची है, तो उसकी डिटेल या तो लार्ज में आएगी या स्मॉल में आएगी। ये दो पार्ट में डिवाइडेड क्यों है। लार्ज में कब आएगी, लार्ज में तब आएगी अगर आपने किसी कंज्यूमर को आउटसाइड द स्टेट के बाहर कोई सामान बेचा। मतलब स्टेट के बाहर अगर आपने किसी को सामान बेचा आउटसाइड द स्टेट, तो वो उसकी एंट्री, उसका जो डिटेल होगा वो किसमें जाएगा, B2C लार्ज में जाएगा। ठीक है, B2C लार्ज में किसका जाएगा, जिसको आपने 2.5 लाख रुपए से ऊपर सामान बेचा होगा और वो आउटसाइड द स्टेट बेचा हो। मान लीजिए आपने आउटसाइड द स्टेट सामान बेचा और 2000 रुपए तक का सामान बेचा है, 20,000 का सामान बेचा और वो कंज्यूमर है, तो उसकी डिटेल किसमें आएगी ऑटोमेटिकली, B2C में। और विद इन ए स्टेट आप 1 रुपए का बेचो, 1 करोड़ का बेचो, सारी B2C स्मॉल में जाएगी। विद इन ए स्टेट आप कितने का सामान बेचो वो B2C स्मॉल है, लेकिन B2C लार्ज में कब जाएगी, जब आप आउटसाइड द स्टेट कोई सामान बेचोगे और वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो।
ठीक है। इसके बाद क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो आपको पता है, सेल्स रिटर्न में आपने एंट्री करी, कोई भी सेल्स रिटर्न आपने कोई वापस करा, माल वापस करा या कोई भी पैसे वापस करने, आपने कोई भी क्रेडिट नोट की एंट्री करी, उस क्रेडिट नोट की एंट्री के डिटेल आप यहाँ पे डालोगे। अगर वो रजिस्टर्ड डीलर को आप वापस कर रहे हो, क्रेडिट नोट भेज रहे हो तो यहाँ पे डालोगे, और अनरजिस्टर्ड डीलर को भेज रहे हो तो यहाँ भेजोगे। आपने कोई भी एक्सपोर्ट करा, आपने यहाँ से सामान कोई बाहर भेजा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आपको कहाँ डालनी होगी, एक्सपोर्ट में। टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस रिसीप्ट। एडवांस रिसीप्ट मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान पैसा मिला, आपने सामान तो नहीं बेचा, लेकिन हो सकता है किसी ने एडवांस दे दिया आपको, तो वो जो एडवांस के ऊपर भी टैक्स जमा करना होगा, उसकी डिटेल भी तो गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी कि भाई इतना एडवांस मेरे पास आया है और उसके ऊपर टैक्स इतना बनता है, उसकी डिटेल आप इसमें भर के भेजोगे। तो आपको भरने की जरूरत है, वो अपने आप कर लेगा। फिर उस एडवांस को, जैसे अब मैंने एडवांस आपको रिसीव कर लिया इस महीने, एडवांस रिसीव करने के बाद अगले महीने क्या हुआ, वो बिल आ गया, तो उसको एडजस्ट भी तो करूंगा, जो एडवांस का टैक्स मैंने जमा करा था उस इनवॉइस में, तो उसकी डिटेल, एडजस्टमेंट की डिटेल वो यहाँ पे डलेगी। इन सारे केसेस को हम पढ़ेंगे। आपने किसी को भी नील रेटेड आइटम बेचा, नील रेटेड आइटम बेचा मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आपने बोला था, मुझे बताया था सॉल्ट पर नहीं लगता, सब्जियों पर नहीं लगता। अगर सब्जी आपने बेची, सब्जी आपने किसी को बेची, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है, तो वो कहाँ पर आएंगे, नील रेटेड में। इसमें इसके अंदर 3 तरीके की आइटम होंगी, नॉन जीएसटी आइटम, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। ठीक है, ये 3 तरीके की आइटम होगी, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आपने जो भी HSN नंबर डाले हैं वो उसकी समरी यहाँ पे गिवन होगी। ठीक है, ठीक है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखा भी देगा कि शर्ट है, उसका HSN नंबर ये है, गुड्स है, उसकी ये यूनिट है, और ये यहाँ पे इतने सामान बेचा है, तो उसकी डिटेल नीचे दिखा रहा है। ऐसे ही आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा देगा। इस पे क्लिक करोगे आप, इसमें बता देगा इनवॉइस फॉर सेल वाउचर में आपने एंट्री करी है, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट दिखा देगा आपको, सीरियल नंबर, उसके सीरियल नंबर भी दिखा देगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक की सेल करी है, कितने कैंसिल हुए उसमें से, और कितने रजिस्टर, ये पूरी डिटेल आपकी बताई जाएगी। इसकी मदद से आप ये जान सकते हो आपने टोटल सेल कितनी करी, 1,50,000 रुपए पूरे महीने भर में। IGST कितना आया, 0। CGST टोटल कितना आया, 3,750, और सेल्स टैक्स कितना है, SGST कितना है, 3,750। टोटल टैक्स कितना जमा करना है, दिस टैक्स कोई है नहीं, और टोटल इनवॉइस वैल्यू ये है। आपको सिर्फ इसको एक्सपोर्ट करना हम बाद में बताएंगे कि इसे एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। ये आपको डिटेल समझ में आ गई, इसमें कोई समझ में नहीं आई हो तो पूछो। सर ये एक्सपोर्ट इनवॉइसेस 6 से बता दो एक बार। एक्सपोर्ट इनवॉइस मतलब अगर आप एक्सपोर्ट किसी को एक्सपोर्ट करते हो, इंडिया के बाहर अगर कोई सामान भेज रहे हो, तो उसका बिल भी तो काटोगे आप। जब बिल काटोगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी होगी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। समझ में आया? और किसी को आगे बढ़े? सर ये जो हेलो हाँ सर, एक आपने ये 3rd नंबर वाला बताया था ना, P2C स्मॉल C लार्ज, तो सर ये जो स्टेट से बाहर जब हम सप्लाई करेंगे तो IGST लगेगा? बिल्कुल IGST लगेगा उस पे, IGST लगेगा उस पे, वो दिखाएगा सर? हाँ, मतलब वही मैंने कहने का मतलब है, जब भी आप सेल करोगे, सेल की जितनी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी वो सबका असर यहाँ दिखाएगा। अगर IGST किसी पे लगा होगा तो वो यहाँ पे दिखाएगा, CGST किसी पे लगा होगा तो यहाँ पे, SGST लगा होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन वो किस किस कॉलम, किस किस लाइन आइटम में आएंगी वो डिटेल है, वो बता रहे हैं कि B2C लार्ज में कब आएगी। अगर आपने किसी कंज्यूमर को सामान बेचा और आउटसाइड द स्टेट बेचा और वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो वो इनवॉइस जो, उस इनवॉइस की डिटेल जो आएगी वो यहाँ आएगी। हम इसे दिखाएंगे, एंट्री करके बताएंगे आपको कैसे करते हैं, बताएंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इसकी ब्रीफिंग बता रहे हैं। B2C स्मॉल में कौन सी आएगी, विद इन स्टेट आपने जो सामान बेचा है उन सबकी डिटेल यहीं पर आएगी, और अगर आपने बाहर सामान बेचा है 2.5 लाख रुपए से नीचे किसी कंज्यूमर को, तो उसकी डिटेल भी यहीं पर आएगी। कैसे आएगी अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ बस चीजों को, समझ में आ गए जी। तो इसका मतलब है GSTR1 हमारे को किसकी डिटेल बताता है, आउटपुट। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें गवर्नमेंट को जमा करना है। 3,700 रुपए CGST जमा करना है, SGST कितना जमा करना है, 3,750। अब इसमें से हम कितना इनपुट, कितना हम टैक्स माइनस कर सकते हैं, कितना हम परचेज करे थे जिसका हमने टैक्स माइनस कर सकते हैं, तो वो देखें। हेलो, म्यूट कर लीजिएगा अपने, ठीक है, आवाज आ रही है किसी की माइक से। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका आएगा GSTR2। GSTR2 से क्या पता चलेगा, हमें परचेज की डिटेल पता चलेगी कि हमने कितना परचेज करा था और हमारे पास कितना इनपुट रखा हुआ है, कितना हम अपने टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। लायबिलिटी तो हमें पता चल गई 3,750, 3,750, उसमें से कितना माइनस करा सकता है। अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि ये अप्रैल से लेकर अप्रैल तक की डिटेल बता रहा है। तो मुझे तो मई की देखनी है, तो मैं टाइम पीरियड चेंज करूंगा, 1 मई से लेकर के 31 मई तक की डिटेल बताओगे मुझे।
तो मैंने जब देखा तो उसने सेम चीज उसने यहाँ पे भी बताई कि भाई पहले तो उसने रिटर्न समरी दिखा दी ऊपर, ठीक है, पहले तो उसने डिटेल्स रिटर्न समरी दिखा दी उसने पहले रिटर्न समरी दिखा दी कि भाई इस पूरे टाइम पीरियड में 2 एंट्री हो रखी है, दोनों एंट्री में से एक ही एंट्री इंक्लूडेड होगी। कौन सी वाली एंट्री भाई? इसमें होगी परचेज वाली एंट्री, क्योंकि जेस्चर 2 है, जेस्चर 2 में परचेज वाली एंट्री होगी। मिसमैच कब हो जाता है? अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती तो नॉट इंक्लूडेड इन रिटर्न ड्यू टू द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर कोई एंट्री आपने गलत, आपने कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है परचेज के एंट्री में, तो वो यहाँ दिखाएगा। नॉट रिलेवेंट इन रिटर्न, मतलब परचेज के अलावा किसी भी तरीके की अलग एंट्री जो होगी वो सारी यहाँ पे दिखाएगा। इनकम्प्लीट इन एचएसएन, और अगर कोई डिटेल होगी तो यहाँ पे दिखाएगा। जो भी इंक्लूडेड होगी उन्हीं का आंसर नीचे दिखाएगा। वो 2 पार्ट में होगी, टू बी रिकंसाइल विद द जीएसटी पोर्टल, टू बी अपलोडेड ऑन द जीएसटी पोर्टल। मतलब क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया अब जैसे B2B ट्रांजेक्शन होगी यहाँ दिखाएगा, क्रेडिट नोट में यहाँ दिखाएगा। B2B अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेज होंगी, अनरजिस्टर्ड डीलर को अगर आपने कोई सामान बेचा है, वो खरीदा है उससे, तो उसकी डिटेल यहाँ होगी। अगर आपने इंपोर्ट करा है कोई सर्विसेज तो यहाँ से करोगे, आपने इंपोर्ट करी है सर्विसेज यहाँ से लोगे। B2B मतलब अगर आपने बिजनेस टू बिजनेस कोई सामान खरीदा है तो यहाँ पर। उसके बाद आपने क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई आया है तो यहाँ पर। नील रेटेड इनवॉइसेज अगर आपके पास कोई आए वो यहाँ पर। एडवांस पेमेंट अगर आपके पास आया है तो यहाँ पर पेड, और ये रजिस्टर वाली होगी। आईटीसी रिवर्सल मतलब हो सकता है पिछले महीने आपने कोई परचेज करी हो और वो रिटर्न हो गई हो, वापिस हो गई हो, तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले महीने आपने उसका आईटीसी ले लिया था, तो वो रिडीम यहाँ पर होगा। एचएसएन नंबर यहाँ पर डिटेल बताई जाएगी। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ पर आएगा। रिवर्स चार्ज ये बाद में बताएंगे, रिवर्स चार्ज क्या होता है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है तो उसके बारे में बता के फायदा नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो इसमें डिटेल आ जाएगी। इसमें हमें पता क्या चल रहा है कि हमने एक ही सामान खरीदा है। अगर मैं स्ट्रेटेजी खोल के देखूं तो इसमें दिखा भी देगा कि परचेज वाउचर में जो सेल वाउचर में एक एंट्री हुई है और एक एंट्री हमारी परचेज वाउचर में हुई है, और परचेज वाउचर वाली हमारी एंट्री इंक्लूड हो गई है। इस पर क्लिक करोगे तो बता भी देगा, देखो परचेज वाली इंक्लूड हो रखी है। नॉट रिलेवेंट में कौन सी दिखा रहा है? नॉट रिलेवेंट में दिखा रहा है जो जीएसटीआर 2 से रिलेटेड नहीं है, नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शन है। कौन सी है वो? ये वाली एंट्री जो सेल्स में हो रखी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें अगर तो B2B ट्रांजेक्शन यहाँ पर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ इनवाइस, कितनी नंबर ऑफ इनवाइस है? एक इनवाइस है बस, जिसमें से हमने परचेज करा था 1 लाख रुपए का, जिसपे हमारे पास 5,000 रुपए का टैक्स हमने दिया था। तो कितना आईटीसी हम ले सकते हैं? अवेलेबल कितना है? 5,000 रुपए। अपने आउटपुट में से हम 5,000 रुपए माइनस कर सकते हैं। आखिर ये 5,000 रुपए है क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? अगर ये डिटेल आपको देखनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? F12 दबाओगे, F12 दबाओगे और यहाँ पे ये ऑप्शन यस करोगे, तो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम, इसे यस कर करके एक्सेप्ट कराओगे। जैसे एक्सेप्ट कराओगे तो आपको बता देगा टोटल टैक्स की अवेलेबिलिटी, आपने कितना टैक्स पे किया था, टोटल टैक्स कितना है आपके पास। सीजीएसटी 2,500 रुपए और एसजीएसटी 2,500 रुपए। इनपुट कितना रखा हुआ है? 2,500 रुपए। और कितना अवेलेबल है, कितना पे ले सकते हो आप इनपुट? 2,500 रुपए इसका ले सकते हो। 2,500 मतलब 2,500 रुपए आप माइनस कर सकते हो। जो आपके पास लाइबिलिटी आ जाती है 3,750, उसमें से ये माइनस करा जा सकता है, और जो पेंडिंग बचेगा अमाउंट उसे आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। ये आप क्या करोगे? पेन एंड कॉपी पे लिखोगे, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करोगे। समझ में आया कितना? हेलो, समझ में आया क्या? हेलो हेलो, यस सर। हाँ समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, अब Yes, इसका sir. एक काम करते हैं हम लोग, इसकी हम लोग एक एंट्री पास करके देखते हैं, ठीक है ना। एंट्री पास नहीं करेंगे अभी, हम लोग सीखेंगे थ्योरी में कैसे एंट्री पास करी जाती है। जीएसटीआर 3B में तो दोनों डिटेल दिखाते हैं, परचेज और सेल दोनों की डिटेल दिखाई जाती है। तो आप जैसे F2 दबा करके चेंज करोगे कि भैया आपको लमसम दिखाया जाता है कि भैया सेल इतनी करी थी आपने, आउटपुट सप्लाई जिसमें आपके पास लाइबिलिटी कितनी थी? 7,500 रुपए की लाइबिलिटी थी, और आपके पास इनपुट कितना इलिजिबल आईटीसी कितना रखा हुआ है? 5,000 रुपए। तो आपके पास 5,000 रुपए इसमें से माइनस करोगे तो 2,500 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। ये होती है 3B की रिटर्न। आपको लमसम बताना पड़ता है कि आउटपुट सप्लाई कितनी है, इनवर्ट सप्लाई कितनी है, एग्जेम्प्टेड कितनी है, इंटरेस्ट कितना लगा, वो बताना पड़ता है। अब इसको हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं यहाँ पे कि आखिर हम लोग इसकी एंट्री पास क्या करेंगे। इस वाले की एंट्री क्या पास होगी? जनरल एंट्री बताओ जरा जल्दी से। इस वाले की जनरल एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए? Purchase account debit to SK Enterprises. और कोई कोई और जनरल एंड जनरल एंट्री बताओ ना इसकी क्या होगी। परचेज करा हमने सामान,
एसके एंटरप्राइज से, उन्होंने एक एंट्री बताई कि सही है वो। जनरल एंट्री नहीं होगी सर, ये तो परचेस में आएगा। अच्छा, तो जनरल वाउचर में नहीं बोल रहा हूँ बच्चे, मैं जनरल एंट्री तो होगी, जनरल एंट्री तो होती है उसमें भी। अच्छा अच्छा जी, सर जी, सही जी। बताइए उसने। सही बताइए। सर एसके यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू एसके एंटरप्राइजेज यही होगी जी। यस सर। भाई। अगर ये होगी तो जीएसटी का रोल कहाँ गया फिर, जीएसटी कहाँ गया उसमें, एंट्री ये नहीं होगी। जबकि आप परचेज की एंट्री करोगे ना जीएसटी के साथ, तो आपको एंट्री क्या करनी है, Yes, देख sir. लो आप। देखो एंट्री क्या करोगे आप, एंट्री आप ये करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि आपका परचेज एक्चुअल परचेज एक्सपेंसिव, परचेज का मतलब क्या है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस Yes, को। sir. और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हिट कर सकता है, जितना आपका खर्चा है। आपका खर्चा कितना है, 1 लाख का खर्चा है सिर्फ, तो 1 लाख का खर्चा है ना, Yes, तो sir. 2,500 रुपए आपके क्या हो गए, ये आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा ये वाला लेक्चर। तो आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी और 2 एसके एंटरप्राइजेस। आपको लायबिलिटी कितनी है, आपको पे कितने करने हैं एसके एंटरप्राइजेस को, 1,05,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे बताओ जल्दी से No, sir. कि इसकी एंट्री क्या होगी फिर सेल्स वाली की, जल्दी से बताओ। अब परचेज की पता चल गई तो सेल्स की क्या होनी चाहिए। Sir, AK enterprise एक account. एक डेबिट सेल क्रेडिट, सेल एक अकाउंट क्रेडिट और आउटपुट हाँ, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या होगी एंट्री, देखो परचेज की तो एंट्री होगी, सेल्स की एंट्री भी उसी तरीके से बनेगी। एक एंटरप्राइजेज Yes, sir. अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ऐसे करके आपकी एंट्री बनेगी। मतलब ये आपका क्या है, ये आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, ये भी लायबिलिटी के अंदर जाएगा दोनों। फिर इसको माइनस, इसको इसमें से रिड्यूस करने की एक और पास करी जाएगी। भाई मुझे मान लीजिए 3,750 रुपए मेरे पास क्रेडिट हो रखे, यहाँ पे डेबिट कितना रखा हुआ है मेरे पास, टैक्स सीजीएसटी 2,500, ये 3,750 रखा हुआ है, और ये भी 2,500। तो अब मुझे इसे इसमें से माइनस करना है, तो मैं माइनस करना चाहता हूं, तो कैसे माइनस करूंगा, तो कैसे कर सकता हूँ इसको, देखो इसकी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। एंट्री कैसे पास करोगे आप, उसकी एंट्री पास करके दिखाते हैं हम लोग को। ठीक है, हम यहीं पे पास करते हैं, ठीक है, यहीं पे पास करते हैं, रुक जाओ। अब जो एडजस्टमेंट एंट्री में पास करूंगा वो कैसे करूंगा, जो ये थर्ड क्वेश्चन है ना हमारा, ये वाला कि 31 मार्च 2020 को एडजस्ट करो। एडजस्ट मतलब जो हमारा आउटपुट है उसमें से इनपुट को माइनस करो, तो उसे कैसे करेंगे हम लोग। मैं देखो फिर से आपको यहीं पे इजी पेज पे करके दिखाता हूँ। कैसे करेंगे देखो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखो हमें क्या करना है, 2,500 रुपए से इसको माइनस करना है, तो इसका मतलब है इसे तो नील करना है और इसे रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट अभी क्रेडिट हो रखा ना, हमें आउटपुट को कितने से रिड्यूस करना है, 2,500 से तो रिड्यूस करना है। तो मैं क्या करूंगा, Yes, sir. आउटपुट Debit. डेबिट करूंगा, आउटपुट Yes, sir. अकाउंट आउटपुट सीजीएसटी, GST. अकाउंट डेबिट कितने से, 2,500 से रिड्यूस करना है ना मुझे, ऐसी Yes, sir. आउटपुट SGST. एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से, 2,500 से ही तो रिड्यूस करना है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके बाद देखूंगा, इसके बाद मुझे क्या करना है, To input CGST. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितने से, 2,500 से, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कैसे, तो इस एंट्री से क्या होगा, आपकी इस एंट्री से क्या हो गया देखो,
इस एंट्री से क्या होगा, देखो ये इनपुट था सीजीएस, ये तुम्हारा इनपुट था इतने से, तो इसे मैंने आउटपुट सीजीएस एज क्रेडिट कर दिया, तो उससे वो रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया होगा। ऐसे ये वाला भी रिड्यूस हो गया, और ये क्रेडिट हो रखा था आउटपुट 3750 से, तो अब क्रेडिट कितना बचा होगा इसके लेजर में, अगर मैं आउटपुट का लेजर खोल के देखूंगा 1700 अभी से 1750 1250 और 1250 टोटल मुझे टैक्स कितना जमा करना है गवर्नमेंट को, 1250 2500 रुपए, 2500 जमा करने हैं ना। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हुई है, जो हमारे को इस क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई ये एडजस्टमेंट एंट्री मारो। अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, कैसे एंट्री पास करेंगे, देखो इसको कॉपी करते हैं, पेमेंट की एंट्री पास करके दिखाते हैं तुम्हारे को। ये हमने करा, और हम लोग पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। पेमेंट की एंट्री क्या बन जाएगी, इसको हटाते हैं, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बैंक। भाई 2500 से रिड्यूस हो गया तो कितना बचा था, ये बचा था हमारा 1250, और ये यस कितना सर, बचा था 1250। क्रेडिट में हमारा 1250 पड़ता था, उसे हमने डेबिट कर दिया उसमें से, ठीक है ना। ठीक है, हमने बैंक से कितना जमा कर दिया 2500 रुपए, तो ये हमारी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब फिर से एक बात समझ लो कि भाई हमारे को पहले क्या करना पड़ेगा, परचेज की एंट्री मारनी पड़ेगी। परचेज की एंट्री में कैसे मारेंगे, देखो पहले हम करेंगे परचेज की एंट्री वाली करेंगे पास, जिसमें हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी टू एसके एंटरप्राइजेस। फिर हम सेल की एंट्री करेंगे, जिसमें एक एंटरप्राइज जो हमारी लायबिलिटी जमा हो जाएगी 3750 हमें जमा करना होगा गवर्नमेंट को। फिर हम इसमें से इसको इस लायबिलिटी को रिड्यूस करने की एंट्री करेंगे 2500 से इसे रिड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 2500 जैसे मैंने क्या करा, इसको तो खत्म करना है मेरे को, आईजीएसटी को तो इसको इनपुट को तो खत्म करना है, इसको इसी का तो क्रेडिट लेना है मेरे को, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, इसको भी क्रेडिट कर दिया, और इसको हम डेबिट कर दिया, तो हमारे रिड्यूस हो गई। तो अब हमारे जो क्रेडिट साइड में अगर मैं देखूंगा तो 1250 बचा होगा, तो उसे मैं डेबिट कर दूंगा पेमेंट करते हुए। जब मैं इसे पेमेंट करूंगा तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एचजीएसटी बन जाएगा 1250, और फिर ये हमारी पेमेंट की एंट्री आ जाएगी 2500 रुपए। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर, समझ में आ गया? क्लियर है। क्लियर है ना यस सबको? सर। यस सर। ठीक है, तो ये एंट्रीज पता होनी बहुत जरूरी है, अगर आपको ये नहीं आती तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए मैंने इसमें एक क्लास पूरी की पूरी इसको समझाने के लिए ले लिया है। ठीक है, अब आगे का हम लोग करेंगे।